आ रहा था। मैं बस आराम करने के लिए बैठा ही था जब करीब 9 बज रहे थे। उनकी सुबह सबसे पहले क्लास थी। हर कोई जल्दी से तैयार हुआ और नीचे की तरफ चल दिया, लेक्चर हॉल की तरफ भागते हुए। जब हम वहां नीचे पहुंचे, विवियन अब भी डॉम के नीचे हैरान खड़ी थी, लेकिन उनके आसपास की भीड़ ज़्यादातर छट चुकी थी। सिर्फ कुछ न्यू कमर्स उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो सुंदर थी और कुछ मेल स्टूडेंट्स उन्हें जानना चाहते थे। जब मैं पास से गुजरा, एक मेल स्टूडेंट ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसने अपना फ़ोन ऊपर किया। आप सुंदर हैं, क्या मुझे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? लेकिन विवियन ने हाँ कहा या नहीं मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं क्लास पहुंचने में बिजी था और परवाह करने का टाइम नहीं था। लेकिन जिस पल से मैं दिखा था, उनकी नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। उन्होंने तुरंत मना नहीं किया, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या मैं सच में अब उन्हें पसंद नहीं करता। आखिर में मेरे कदम एक बार भी धीरे नहीं हुए। विवियन ने निराश होकर महसूस किया कि मैं सच में अब उन्हें पसंद नहीं करता। साफ है, ये वही जवाब था जिसका उन्होंने 2 साल से इंतज़ार किया था। इसी वजह से वो जानबूझकर दूसरे मर्दों के करीब गई, जानबूझकर मेरे सामने कॉनर के साथ अफेक्शन दिखाया और मुझसे लगातार कड़वे शब्द कहे कि वो इस जीवन में मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी। अब ये इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं था। इसके उलट बहुत दर्द हो रहा था। वो वजह नहीं ढूंढ पाई और अब उस मेल स्टूडेंट से बात करने का उनका मन नहीं था। बस चुपचाप कैंपस गेट से बाहर चली गई। स्टैनफोर्ड का गेट छोड़ने के तुरंत बाद उनके बैग में फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने इसे देखने के लिए बाहर निकाला। ये कॉनर था। पहले उन्होंने कॉनर के लिए मुझे कई बार छोड़ दिया था, लेकिन अब जब मैंने सच में उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें अब कॉनर से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फ़ोन बार बार बजता रहा। उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, बस कॉल को अपने आप डिस्कनेक्ट होने दिया। फिर दोबारा बजने दिया, जब तक दूसरी तरफ वाले ने सब्र नहीं खो दिया और कॉल करना बंद नहीं कर दिया। विवियन ने इतनी जल्दी वापस आने का प्लान नहीं किया था, लेकिन एंकरेज में सिर्फ 2 दिन के बाद उन्हें पुराने मिस्टर लेन ने वापस बुला लिया। वो जल्दी से लेन परिवार के घर वापस गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से कदम रखा, उन्होंने कॉनर को मिसेस लेन के बगल में बैठे देखा। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाया। इतनी जल्दी वापस बुलाने पर? क्या हो रहा है विवियन? बेटा, तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। मिसेस लेन ने बस उन्हें बैठने के लिए बुलाया ही था जब उन्होंने वो बात छेड़ दी जिसे वो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहती थी। कॉनर बहुत अच्छा लड़का है और वो वही फियांसे है जिसे तुमने खुद चुना था। माँ को लगता है कि अगले महीने की 10 तारीख एक अच्छा दिन है। क्यों नहीं, बस आगे बढ़ो और शादी कर लो। विवियन लेन और कॉनर अगले महीने की 10 तारीख को अपनी शादी करेंगे। शादी की खबर अगले दिन दोपहर को ट्रेंडिंग सर्चेज में आ गई। मैंने तीसरे दिन की शाम को विवियन को फिर से देखा, जो लंबी यात्रा की वजह से बेहाल लग रही थी। सच तो ये है कि मैं उसे देखना नहीं चाहता था, और भी ज़्यादा ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे जाने के बाद, जो कि साफ तौर पर वही चाहती थी, और जब मैंने उसे पहले ही वो जवाब दे दिया था जो वो चाहती थी, तो वो अब भी क्यों बिना वजह यहाँ रुकी हुई थी। लेकिन वो जिद पर अड़ी डॉम के नीचे खड़ी रही। देखने वालों की भीड़ बढ़ती गई, जब तक कि डॉम सुपरवाइजर से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे भीड़ को हटाना पड़ा और उसने विवियन को कम से कम 5 बार वहां से भगाया। आसमान धीरे धीरे काला होता गया। आखिर में स्टूडेंट्स आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए, लेकिन चाहे विवियन को कितनी ही बार भगाया गया हो, वो वहां से नहीं गई। सुपरवाइजर ने देखा कि वो नहीं सुनेगी और बेबसी में उसे वहां रहने दिया। वो रात के 10 बजे तक नीचे खड़ी रही। कमरे में वॉन्ग ने खिड़की की दहलीज से नीचे देखा, फिर मुड़कर मेरे कंधे को धक्का दिया। वो अब भी वहां नीचे है। मैंने ऊपर देखने की जहमत नहीं की। अगर वो इंतज़ार करना चाहती है तो उसे करने दो। मैंने उसे वहां खड़ा नहीं किया था। इसके बाद मैंने अपना पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाया, उन क्लब्स को देखा जिनमें मुझे दिलचस्पी थी। आखिर में मैंने ड्रामा क्लब को चुना। अब तक 10:40 हो चुके थे। वॉन्ग पहले अपना चेहरा धोने गया। मैं खिड़की के पास गया और नीचे देखा। आसमान काला हो चुका था, लेकिन नीचे की स्ट्रीट लाइट्स अब भी रोशन थीं, जैसे मुझे याद दिला रही हो विवियन अब भी नहीं गई थी, उस जिद्दी शक्ल को देखते हुए। मैंने धीरे से आह भरी और आखिरकार नीचे गया। तुम यहाँ फिर से क्या कर रही हो? उसके कान के पास एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। विवियन की आंखें चमक उठी।
लेकिन मेरी बातें सुनकर वो चमक तुरंत खत्म हो गई। ईथन, क्या हमारे बीच वाकई ऐसा होना चाहिए? मैंने सीधा जवाब दिया। लेन फैमिली के पास वंशजों की कमी नहीं है। तुम्हें मेरे अपने पास रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। भले ही मैंने अब सब छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो मैं इन जज्बातों को खत्म नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहती थी? मैंने हर उस वजह को रोक दिया जो वो सोच सकती थी। वो काफी देर तक खामोश रही। आखिर में सिर्फ एक कमजोर जुमला कह सकी, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स। वो भी वाकई उम्मीद करते हैं कि उनके पास बात करने के लिए कोई पोता हो। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुमसे ये कहा है तो शायद वो सिर्फ गोद में खिलाने के लिए पोते पोतियाँ चाहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है। शायद अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उस शादी का जिक्र होने पर ही विवियन को याद आया कि उसके यहाँ आने का मकसद क्या था। ईथन, मेरी बात सुनो। मैं कॉनर से शादी नहीं करना चाहती। उन अचानक कही गई बातों ने मुझे सुन्न कर दिया। मुझे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि उसका मतलब क्या था। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। मिस लेन, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें अपने फियांसे को बताना चाहिए, मुझे नहीं। आखिरकार तुम्हारी शादी कभी ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में मुझे फिक्र करनी चाहिए। मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। एक बार जब मैंने फैसला कर लिया है तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुम्हारे पास वापस भी नहीं आऊंगा। मिस लेन, प्लीज वापस चली जाओ। तुम्हारा फियांसे और परिवार अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहने के बाद मैं वहां और नहीं रुका, मुड़ा और ऊपर की तरफ चल दिया। लेकिन विवियन फिर भी एक सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक पाई। ईथन, क्या हम वाकई वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे? मेरी आवाज में दर्द की हल्की सी झलक थी। तुम कौन से वक्त में वापस जाना चाहती हो? जब मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुम मुझे हमेशा दूर ढकेलती रही, खुद को उस तीखा खाना खाने पर मजबूर करना पड़ा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मीलों तक अकेले चलकर घर जाना पड़ा। जब मैं जख्मी था तो मुझे सबसे पहले अकेला छोड़ दिया गया। मेरा हर एक इल्ज़ाम उसके दिल पर हथौड़े की चोट की तरह था जो उसकी रगों में खून को उबाल रहा था। वो अपना सर हिलाती रही और बार बार 3 शब्द दोहराती रही, ऐसा नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा। या फिर उससे भी पहले के वक्त में चले, जब तुमने मुझसे इतना अच्छा बर्ताव किया। मैं उस टेंडरनेस में डूब गया, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ा। ना प्यार कर सका और ना पूछ सका। विवियन लेन, क्या तुम देख नहीं रही हो तुम कितनी क्रूअल रही हो? क्या अब ये इस तरह बेहतर नहीं है? मैंने तुम्हारी बात सुनी है, तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स छोड़ दी है। सिर्फ तुम्हें छोड़कर ही मैं तुमसे हर्ट होना बंद कर सकता हूँ। अब और किसी दूसरे की प्रेफरेंसेस के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। अब और किसी और के लिए तुम्हारे द्वारा अबैंडन्ड नहीं होना पड़ेगा। सभी से प्यार, मेरी अपनी उम्र का कोई, एक नॉर्मल लाइफ जीना, क्या वो बेहतर नहीं है? सिर्फ इसी पल जब मैं उसके करीब गया, उसे वो मैसेजेस दिखाते हुए जो मेरे फ़ोन पर दिन ब दिन आ रहे थे, वो मैसेजेस जो कॉनर ने जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने के लिए भेजे थे, वो फ़ोटोज़ और सब कुछ जो उनके बीच हुआ था, और वो सब बताते हुए जो उसने सिर्फ मुझे हार मनवाने के लिए किया था। सिर्फ तभी विवियन ने सच में समझा कि सब कुछ मेरे लिए कितना क्रूअल रहा था। मुझे नहीं पता था ईथन, मुझे नहीं पता था उसने ये सब किया। नहीं पता था कि तुम्हें इतना दुख हो रहा था। उसके आंखों में प्लीडिंग दिख रही थी, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई दुख नहीं था। अपने दिल की हर बात कहने के बाद मुझे सिर्फ बहुत रिलीव्ड महसूस हुआ। अब वो दर्द नहीं था जो मैंने कभी महसूस किया था। विवियन लेन, तुम अब भी नहीं समझ रही हो कि तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों आई हो। इंतज़ार करो जब तक तुम सच में साफ तौर पर यह ना समझ जाओ कि मुझे ढूंढने का तुम्हारा पर्पस क्या है और तुम्हें किस तरह का आंसर चाहिए, तब मुझे ढूंढने आना। फिर मैंने सीधा विवियन की तरफ देखा। वो कहने के बाद मैं मुड़ा और ऊपर चला गया। इस बार विवियन ने मेरा पीछा नहीं किया और ना ही वो रुकी। अगली सुबह मैं अपने अलार्म से जगा। पहले वॉन्ग को जगाया, फिर बेड से उठकर जल्दी से अपना चेहरा धोया। वॉन्ग के ख़त्म करने का इंतज़ार किया और हम साथ निकल गए। डॉम से निकलते हुए मुझे विवियन कहीं भी नहीं दिखी। शायद वो पहले ही जा चुकी थी। मुझे सच में कोई परवाह नहीं थी। बस एक बार नज़र डाली, किसी को ना देखकर मैंने अपनी नज़र हटा ली। बस उम्मीद कर रहा था कि इस बार उसके जाने के बाद वो मेरी लाइफ में फिर से डिस्टर्ब करने नहीं आएगी। मॉर्निंग क्लास सेल्फ स्टडी थी। कोई इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज नहीं कर रहा था। कल रात देर से सोए थे वॉन्ग और मुझे दोनों को पूरी नींद नहीं मिली थी, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने डेस्क पर गिर गए। क्लास खत्म होने तक हम दोनों ने काफ़ी नींद ले ली थी। अब हम पूरी तरह से जाग चुके हैं।
हमारी कोई मॉर्निंग क्लासेस नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने ड्रामा क्लब के लिए रजिस्टर करने का फैसला किया था, वॉन्ग और मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया, फिर ड्रामा क्लब की बूथ की तरफ चले गए। स्कूल अभी हाल ही में शुरू हुआ था, सारे क्लब्स रिक्रूटिंग कर रहे थे। वहाँ एक स्पेशल स्ट्रीट भी बनी हुई थी। क्लब्स ने मेंबर्स रिक्रूट करने के लिए अपने बूथ्स लगाए थे। अंडर क्लासमैन को आते देखकर नए मेंबर्स रिक्रूट करने के इंचार्ज अपर क्लासमैन सब बहुत एंथुजियास्टिक थे, बिना रुके चिल्ला रहे थे। बास्केटबॉल क्लब मेंबर्स रिक्रूट कर रहा है, कोई भी अंडर क्लासमैन इसे चेक करना आना चाहता है। एनिमे क्लब रिक्रूट कर रहा है, इन ब्यूटीफुल मॉडल्स को देखो, इन ब्रांड न्यू कॉस्प्ले आउटफिट्स को देखो। बस एनिमे क्लब ज्वाइन करो और तुम्हें इन्हें पाने का मौका मिलेगा। क्या तुम लोग ड्रामा क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, गॉर्जियस लोगों से भरा हुआ? क्या तुम स्टूडेंट गवर्नमेंट ज्वाइन करना चाहते हो? तुम खुद को डेवलप करोगे और एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स कमाओगे। वॉन्ग और मैंने पहले ही अपना टारगेट सेट कर लिया था, सीधा ड्रामा क्लब की तरफ बढ़े रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अपने नाम लिखने के लिए। रिक्रूटमेंट के इंचार्ज अपर क्लासमैन ने हमें तुरंत देख लिया, 2 लोगों को साथ आते हुए नोटिस किया और उसकी आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ है। तुम्हारे जैसे 2 हैंडसम गाइज, ड्रामा क्लब ज्वाइन करना यकीनन सही चॉइस है। वॉन्ग ने मुझे खींचा ड्रामा क्लब के बूथ के पास बैठी अपर क्लासमैन को देखते हुए। हर एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल थी। वो हंसा, फिर उस लड़की के करीब गया। हे, क्या हमारे क्लब के सारे मेंबर्स इतने ब्यूटीफुल हैं? क्या हम उन्हें परस्यू कर सकते हैं? लड़की ने गर्व से अपना सिर उठाया, गारंटी देने के लिए अपने सीने को थपथपाया कि हर कोई ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर तुम किसी को परस्यू करना चाहते हो तो ये अब भी फेट पर डिपेंड करता है। वॉन्ग ने समझते हुए सिर हिलाया। उसने इस बात का मतलब समझ लिया, जिसका मतलब था कि लड़के लड़कियों को परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। ब्यूटीफुल लोग बस ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक प्रिटी लड़की के लिए मेहनत करना वर्थ इट है। एक हफ्ते बाद जब मैंने और वॉन्ग ने अपनी आखिरी आफ्टरनून क्लास खत्म की, डॉम वापस जाते हुए हमें क्लब ग्रुप चैट में एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि नए मेंबर्स को वेलकम करने के लिए इस साल की रिक्रूटमेंट खत्म हो गई है। आज रात सब लोग खाने के लिए जमा होंगे। लोकेशन कैंपस के पास थी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, उन्होंने एक प्राइवेट रूम रिजर्व किया था। वॉन्ग और मैं ना तो जल्दी पहुंचे और ना ही लेट। जब हमने कमरे में कदम रखा तो कुछ लोग पहले ही आ चुके थे। मैंने तुरंत उस लड़की को देखा जो पहले रिक्रूटमेंट की इंचार्ज थी और उससे ग्रीट करने की पहल की। जैंग जोंग चिन को वॉन्ग और मैं काफ़ी अच्छे से याद थे। हमें पहुंचता देख वो मुस्कुराई और हमारा इंट्रोडक्शन देने लगी। मेरा नाम जैंग जोंग चिन है, मैं ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और ये वाइस प्रेसिडेंट है। इनका नाम यी जावी है। बस एक रिमाइंडर, ये अभी भी सिंगल है। वो आखिरी बात साफ तौर पर एम्फसाइज की गई थी। इनका नाम यी जावी है। बस एक रिमाइंडर, ये अभी भी सिंगल है। ये कहते हुए उसने वॉन्ग की तरफ देखा, साफ तौर पर वॉन्ग से बात करते हुए। साफ था कि जैंग जोंग चिन को पहले की बात अभी भी याद थी, जब वॉन्ग ने पूछा था कि क्या क्लब की लड़कियों को परस्यू किया जा सकता है। लेकिन वॉन्ग की नज़र यी जावी पर थी। उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कुराहट थी। उसने तुरंत उसे ग्रीट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो यी, मेरा नाम वॉन्ग है। यी जावी ने पोलाइटली सर हिलाया, वॉन्ग से हाथ मिलाया और फिर तुरंत पीछे हट गई। उसके बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे कान थोड़े लाल हो गए। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे ग्रीट करने के लिए बोलते हुए, हेलो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे जी बुला सकते हो। मैं यी जावी की इस अचानक फ्रेंडलीनेस से थोड़ा घबरा गया था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। जब वॉन्ग मेरी मदद के लिए आया, जी, तो क्या मैं भी तुम्हें जी बुला सकता हूं? यी जावी ने हल्के से सर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिर में इसे हाँ ही माना गया। 10 मिनट बाद डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद सब लोग आ चुके थे। सबने अचानक एक एक्स्ट्रा चेयर देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। जैंग जोंग चिन खड़ी हुई, एक बार हल्के से खांसी और मिस्टीरियस बनने का नाटक करने लगी। आज रात हमारी पार्टी में एक और मिस्ट्री गेस्ट है। आज से ये इंसान हमारे क्लब का इन्वेस्टर होगा। क्लब की सारी एक्टिविटीज़ की पूरी जिम्मेदारी इसकी होगी। बेशक इसमें आज का खाना भी शामिल है। ये सुनकर सब लोग तुरंत खुशी से चिल्लाने लगे। सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। मेरे दिल में एक अजीब सा प्रेमोनेशन था, ये मिस्टीरियस इंसान शायद वही था जिसे मैं जानता हूँ। और जब विवियन लेन एक हाई एंड ड्रेस पहनकर अंदर आई तो वो प्रेमोनेशन सच साबित हुआ। मुझे पल भर के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। विवियन ने कमरे में कदम रखा, बिना सोचे समझे मेरी तरफ आना चाहा, लेकिन सब लोग पहले ही बैठ चुके थे। अकेली खाली चेयर टेबल के हेड पर थी और मेरे बगल में पहले ही कोई बैठा था। उसने इन दोनों लोगों को पहचान लिया। एक मेरा रूममेट था और एक ड्रामा क्लब की वाइस प्रेसिडेंट थी। उसका दिल थोड़ा बेचैन होने लगा।
वो यी जावी से अपनी सीट छोड़ने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाए। उसने मेरी तरफ देखा, इस उम्मीद में कि मैं खुद आगे बढ़कर ये सजेशन दूंगा। लेकिन जब वो पहली बार अंदर आई थी, उसे एक नज़र के अलावा मैंने उसकी तरफ फिर नहीं देखा। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद उसे पहले से तैयार की गई जगह पर ही बैठना पड़ा। हालांकि वो सिर्फ एक पल के लिए था, यूवी ने विवियन की नज़र को काफ़ी ध्यान से पकड़ लिया था। वो देख रही थी जब उसने मेरे लिए हल्के से फ्रूट जूस का एक ग्लास भरा और ग्लास देते हुए मेरे करीब आई, धीरे से पूछते हुए, डू यू नो द इन्वेस्टर? मैंने बहुत मजबूती से जवाब दिया, नहीं। लेकिन साफ था कि ये जावी को उस जवाब पर यकीन नहीं हुआ। सबके आने के बाद खाना भी सर्व होना शुरू हो गया। ये जावी बहुत अटेंटिव थी, हमेशा मेरी बातों और हरकतों पर ध्यान दे रही थी, थोड़ा थोड़ा करके मेरा ख्याल रख रही थी, खाना सर्व कर रही थी और पानी डाल रही थी। हालांकि मैं मना करता रहा, लेकिन वो फिर भी करती रही। क्लब के पुराने मेंबर्स ने यी जी का ये नर्म रूप पहले कभी नहीं देखा था और उसे वो टीज किए बिना नहीं रह सके। वोंग ने भी जानबूझकर कई बार बीच में दखल दिया। यी जावी ने बस प्यार से वोंग के लिए एक और पोर्शन तैयार कर दिया। उसकी इस नर्म ध्यान ने मुझे लगभग ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कुदरती तौर पर ऐसी ही है। जब तक कि एक और मेल स्टूडेंट ड्रिंक लेकर उसके पास नहीं आया, उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए। उसने बिल्कुल बिजनेस लाइक और तमीज़ वाला रवैया अपनाया, वैसा बिल्कुल नहीं जैसा उसने मेरे साथ किया था। तभी मैं चौंक गया और मुझे एहसास हुआ कि वो नरमी सिर्फ मेरे लिए ही थी। वोंग ने भी यू जावी का रवैया नोटिस किया। वो मेरे करीब आने बिना नहीं रह सका। लगता है मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि वो धीरे से बोला, लेकिन फिर भी अपनी बातों में शरारत नहीं छुपा सका। मैं वोंग की छेड़खानी और यू जावी के ध्यान को संभालने में बिजी था, इसलिए मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो विवियन उस पूरे वक्त खामोश थी। वो लगातार मेरी तरफ देख रही थी। वोंग ने ध्यान दिया पर कुछ नहीं बोला, बस एक बार उसकी तरफ देखा। यी जावी ने भी ये महसूस किया, इसलिए वो और भी ज़्यादा जेंटलनेस से मुस्कुराई और उसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। विवियन को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मैंने यी की नज़दीकी को बिल्कुल मना नहीं किया। वो पूरे पार्टी को देखते हुए जैसे खुद को टॉर्चर कर रही थी। जब जोंगचिन ने केटीवी जाने का सुझाव दिया, तब भी वो खुद को लगातार तकलीफ दे रही थी। वो भी पीछे पीछे चली आई। रिजर्व प्राइवेट रूम में पहुंचने पर विवियन फिर से एक कदम पीछे रह गई। वो अब भी मेरे बराबर वाली सीट नहीं ले पाई। आखिर में वो सिर्फ कमरे के एक कोने में अकेली बैठ सकी। मुझे दूसरों के साथ बातें करते और हंसते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद मेरे गाने की बारी आई। इस बार एक रोमांटिक बैलेड था। मैंने माइक्रोफोन उठाया। मेरा एक्सप्रेशन सीरियस था। मैं मेलोडी के साथ गा रहा था। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, वोंग खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाया। ईथन, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइजेज हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता? वोंग की बात सुनकर मैंने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा। अगले ही पल मेरे पास से एक मेलोडियस आवाज़ आई जो मेलोडी के साथ तालमेल बिठा रही थी, मेरे साथ डुएट गा रही थी। मैं मुड़ा यी को देखकर दंग रह गया। उस जेंटल चेहरे पर एक मुस्कान थी। कोने में बैठी विवियन ने मेरे चेहरे की मुस्कान को देखा और उसे ये थोड़ा ब्लाइंडिंग लगा। मेरे और उसके बीच की केमिस्ट्री ने उसका गला और भी ज़्यादा भारी कर दिया। उसने ध्यान से याद किया। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत लंबे समय से ऐसे नहीं मुस्कुराया था। जब मैं 16 साल का था, तब से उसने वो फीलिंग्स ढूंढ ली थी जो मैं छुपा रहा था। शौक से फ्यूरी तक, बिना किसी हिचकिचाहट के। उस आखिरी पतली वेर को फाड़ते हुए वो मुझे उन फीलिंग्स को छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती थी, पर मैं उम्मीद से ज़्यादा स्टबर्न था। उसके बाद हर बार उन्हें छोड़ने से मना करता रहा। हर बार जब मैं उसके पास जाता, मैं बहुत सावधान रहता था। डर लगता था कि वो नाराज़ ना हो जाए। मुझे उसके साथ चलने की इजाज़त नहीं थी। फिर भी वो हमेशा मेरे सामने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहती थी। विवियन को लगा कि इससे मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। फिर भी मैं पूरे 2 साल तक टिका रहा, और उन 2 सालों में उसने मुझे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। दिल की गहराइयों से एक जेन्युइन स्माइल फिर से। अब वो उम्मीद करती थी कि मैं उसके पास से ऐसे ही चला जाऊं ताकि मैं किसी और की तरफ बढ़ना शुरू कर सकूं, पर उसे रिग्रेट महसूस हुआ। एक गाना खत्म हुआ। ये और मैं साथ में बहुत ज़्यादा नेचुरल थे। डिनर की तरह अब कोई दबाव नहीं था। क्या मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट के तौर पर ऐड कर सकती हूँ? एक और लड़की की आवाज़ एक गलत मौके पर गूंजी। मैंने देखने के लिए मुड़ा। वो ड्रामा क्लब की एक वेटरन मेंबर थी। मैंने भी मना नहीं किया। आखिरकार हम क्लबमेट्स थे। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करना काम के लिए कन्वीनियंट था।
कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करना टच में रहने के लिए कन्वीनियंट था। गैदरिंग रात के लगभग 9 बजे तक चली और फिर खत्म हुई। जाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम गया। जब मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि विवियन बाहर इंतजार कर रही थी। मैं रुका, पर मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस वहां से गुजर कर जाने की तैयारी कर रहा था, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ईथन, मुझे रिग्रेट है। मजबूरी में मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मेरी आंखों में वो खुशी नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। तो क्या? विवियन ने अपने दिल की कड़वाहट को दबाने की कोशिश की, समझाते हुए, ईथन, मैंने कॉनर के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। पहले मैं बहुत कावर्डली थी। मुझे लगता था ये फीलिंग्स मोरालिटी के खिलाफ थी। सोसाइटी इसे कबूल नहीं करेगी। इसलिए मैंने खुद को किसी और को अपनाने के लिए मजबूर किया। तुम्हें मेरे लिए अपनी फीलिंग्स छोड़ने पर मजबूर किया। मुझे लगता था कि इस तरह सब कुछ वापस ट्रैक पर आ जाएगा, पर मैं गलत थी। इस वक्त तक उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैंने एक बार कहा था तुम्हें अपनी उम्र के किसी लड़के को पसंद करना चाहिए, मुझे नहीं। पर अब मैं समझ गई हूं, मैं तुम्हारे किसी और से प्यार करने तक का इंतजार भी नहीं कर सकती। तुमने अभी अभी मुझसे अपना प्यार वापस लिया है। किसी और औरत को तुम्हारे साथ देखकर मैं पहले ही बहुत अनईजी महसूस कर रही हूं। मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। ईथन, जिस इंसान को मैं सच में प्यार करती हूं वो तुम हो। मैं तुम्हें किसी और से प्यार करते हुए भी नहीं देख सकती। ईथन, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? विवियन बहुत कम रोती थी। मेरी याद में पहली बार उसे तब रोते हुए देखा था जब मैं अभी अभी लेन हाउस पहुंचा था। वो शुरू से मेरे लिए अच्छी नहीं रही थी। हर छोटी बात का ख्याल रखने वाली वैसी नहीं थी। उसे बच्चों का ख्याल रखना नहीं आता था, और उसने अभी अभी कंपनी संभाली थी, इसलिए उसके पास मुझ पर ध्यान देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी और के घर में रहते हुए मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे ठंड लग जाएगी। तेज बुखार था, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात मेरा बुखार इतना ज्यादा था कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं ठीक उसके सामने गिर गया। जब वो मेरे करीब आई तो उसे एहसास हुआ कि मेरे शरीर का टेम्परेचर कितना ज्यादा था। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो ज्यादा से ज्यादा मैं मेंटली इम्पेयर्ड हो जाता या फिर मेरी जान चली जाती। उस वक्त जब मेरी आंख खुली, पहला चेहरा जो मैंने देखा वो विवियन का था, जिसके चेहरे पर पछतावा और आंखें लाल थी। और उस पल से, चाहे वो कितनी भी बिजी क्यों ना हो, वो मेरे लिए वक्त निकाल लेती थी। पहला इंसान जिसे मैंने देखा वो विवियन थी, जिसके चेहरे पर पछतावा और लाल आंखें थी। और उस पल से, चाहे कितनी भी बिजी हो, वो मेरे साथ रहने के लिए वक्त निकालती थी। उसने मुझे अच्छी तरह रखने की पूरी कोशिश की, मुझे अपना सहारा प्यार दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि अब से लेन हाउस ही मेरा घर था। लेकिन वादे आखिर में सिर्फ खाली वादे ही रह गए, और अब वो फिर से रो रही थी। मेरे सामने उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। वो मुझसे एक और मौका मांग रही थी। मैंने अंदर उसकी तरफ देखा। जैसे ही विवियन ने अपना नाम सुना, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में प्लीडिंग और उम्मीद थी जब उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ शक था। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों, ये जानते हुए भी कि मुझे स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ कॉनर की कही किसी बात की वजह से, क्या तुमने फिर भी मुझे वो स्पाइसी फूड खाने पर मजबूर किया जो मैं नहीं संभाल सकता था? वो कार एक्सीडेंट जो मेरा और कॉनर का हुआ था, उसमें तुमने उसे बचाना क्यों चुना, और उसके बाद एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई? क्या तुम जानती हो एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ था? उसने कहा था कि मैं पागल हूं जो अपनी सिस्टर इन लॉ से प्यार करने की हिम्मत कर रहा हूं। उसने कहा था कि तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स गंदे ख्याल हैं विवियन, फिर भी आखिर में तुमने उसे ही चुना। मेरे 2 सवालों ने उसकी आंखों का भरोसा तोड़ दिया। वो जवाब नहीं दे सकी, बिल्कुल वैसे ही जैसे विवियन अभी है। पता नहीं उस वक्त उसकी क्या सोच थी कि उसने ऐसा किया। अगर वो चाहती थी कि मैं हार मान लूँ तो इसके और भी बहुत से तरीके थे। ऐसे 2 तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी जिसने मुझे इतना दुख पहुंचाया। उसे खामोश देखकर मैं मजाक उड़ाते हुए हंसा। देखा तुमने, तुम भी जवाब नहीं दे सकती। विवियन, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या तुम्हें बस मेरी आदत हो गई है हमेशा अपने साथ रहने की? मेरी आंखें हमेशा सिर्फ तुम्हें ही देखती थी। अब जब मैंने अचानक साथ छोड़ दिया है तो तुम्हें इसकी आदत नहीं है, बस इतनी सी बात है। विवियन ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है ईथन, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ।
लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, मैं पहले ही मुड़कर जा चुका था। मैं इतना करीब था कि वो मुझे सुन सकती थी, लेकिन मेरे कदम एक बार भी नहीं रुके। कुछ कदम चलने के बाद मैंने येजी को देखा। उसकी नज़र मेरे पीछे गई जहां विवियन थी, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी नज़र हटा ली और मेरी तरफ मुड़ गई। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मुझे पता था वो किस बारे में बात कर रही है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही वापस जा सकते हैं। मेरे जवाब में हम शब्द सुनकर येजियो अपने होठों की मुस्कुराहट नहीं छुपा सकी। उसने सर हिलाते हुए कहा, ओके, फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। मैंने मना नहीं किया। प्राइवेट रूम में वापस आने पर वहां अब सिर्फ वांग बचा था। हमें वापस आता देख उसने येजियो का बैग उठाया और आगे बढ़ते हुए कहा, लेट्स गो। हम तीनों दूर और दूर चलते गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ विवियन ही वहां खड़ी रह गई, उस दिशा को देखते हुए जहां वो गए थे। साफ था कि बस कुछ कदम भागकर वो उन्हें पकड़ सकती थी। फिर भी विवियन को अचानक महसूस हुआ कि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर वो अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी वो इस दूरी को कभी खत्म नहीं कर पाएगी। डॉम वापस पहुंचने के बाद वांग समझदारी से पहले ऊपर चला गया, येजी और मेरे लिए प्राइवेट स्पेस छोड़कर। मेरे पास उसे रोकने का वक्त भी नहीं था। मैं बस लाचारी से येजियो की तरफ कंधे उचका सका। सॉरी, वांग ऐसा ही है। येई ने सर हिलाते हुए कहा, इट्स फाइन। वो बहुत समझदार थी। मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। जब मैंने उसे हल्का सा मुस्कुराते हुए देखा, क्या मैं तुम्हें ईथन कह सकती हूँ? मुझे सर हिलाते हुए देखकर उसने जारी रखा, ईथन, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा कहेगी। मैं थोड़ा स्टन रह गया, लेकिन फिर तुरंत हंस पड़ा। मुझे लगा जब तुमने मुझे ईथन बुलाया तभी हम दोस्त बन गए थे। बस मैं ही समझने में थोड़ा स्लो था, अपनी बातों का मतलब समझते हुए। ये थोड़ी फ्लस्टर्ड दिखी, अपने बालों के कुछ लटें अपने कंधे के पीछे करते हुए बोली, तो फिर चलो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर ऐड करते हैं। हम बातों में इतने बिजी थे मैं भूल गई। मैंने रिफ्लेक्सिवली सर हिलाया और अपना फ़ोन निकालने ही वाला था, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो उसे खाली पाया। याद आया कि मैं अपना फ़ोन रूम में ही छोड़ आया था, बाहर आते वक्त लाना भूल गया। ठीक उसी वक्त वांग हंसते हुए नीचे भागता हुआ आया और फ़ोन बिल्कुल मेरे हाथ में थमा दिया। फिर जैसे उसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो, जल्दी से वापस ऊपर चला गया। मैंने उसकी जाती हुई शक्ल देखी और धीरे से हंसा। जी जुई के साथ कांटेक्ट एक्सचेंज करने के बाद मैंने उसे हाथ हिलाते हुए कहा, देर हो रही है, मैं पहले ऊपर जाता हूँ, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। यवी को सर हिलाते देखकर मैं मुड़ा और ऊपर की तरफ चल दिया, लेकिन लैंडिंग तक पहुंचते ही मैंने 3 लोगों को सीढ़ियों के कोने पर भीड़ लगाए छुपे हुए नीचे झांकते देखा, जो 4% डॉम रूम के थे। मेरे अलावा वो तीनों यहाँ इकट्ठे थे। मैं थोड़ा एग्जैस्परेटेड हो गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इतनी जल्दी ऊपर आते देखकर वो सब थोड़े फ्लस्टर्ड लग रहे थे, ऑकवर्डनेस कम करने के लिए इधर उधर देखते हुए। ओह, ये सीढ़ियाँ सच में सीढ़ियाँ है। आज रात का चांद सच में गोल है। वांग अब भी बाकियों के मुकाबले थोड़ा काम था। मैं पहले बहुत तेज भागा था, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। उसने कोई भी रैंडम एक्सक्यूज ढूंढ लिया। स्टैनफोर्ड के पास एक होटल में विवियन बेड के पास कारपेट पर गिरी हुई बैठी थी, पूरी तरह से खाली बोतलों से घिरी हुई। दोनों गाल लाल हो चुके थे। साफ तौर पर ड्रंक थी, लेकिन वो बार बार वाइन डालना और वाइन पीने की हरकत दोहरा रही थी। बाद में वाइन डालना बहुत ट्रबलसम लगा, तो उसने बस बोतल पकड़ी और लगातार पीने लगी। उसके पास रखा फोन बार बार जल रहा था, फिर बंद हो जाता, जब तक कि वो उस लगातार बजती घंटी से तंग नहीं आ गई। फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन क्योंकि उसकी विजन ब्लर्ड थी, उसकी आंखों के सामने डबल विजन दिख रहा था। कई कोशिशों के बाद वो इसे नहीं पकड़ पाई। आखिरकार वो इरिटेटेड हो गई और गुस्से में अपना हाथ चलाया। फोन उसने वायलेंटली फेंक दिया। बस एक क्रैश की आवाज आई और बजना तुरंत बंद हो गया। दुनिया फिर से खामोश हो गई। उसके दिल की इरिटेशन धीरे धीरे कम हुई। उसने फिर से वाइन की बोतल उठाई, पीने के लिए अपना सर पीछे किया, लेकिन कुछ नहीं पी सकी। उसने बोतल ऊपर उठाकर देखी, फिर उसे उल्टा करके हिलाया। वो खाली थी। वो एक तरफ झुकी, उन बोतलों के ढेर पर लेट गई। ईथन, मैं गलत थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उसने हेजिली बुदबुदाया। उसकी आवाज पहले ही टूट रही थी जब तक वो गहरी नींद में नहीं चली गई। विवियन ने एक सपना देखा। उस सपने में जब मैं 16 साल का था और उससे कन्फेस किया था। हालांकि वो राजी नहीं हुई, लेकिन उसने पहले की तरह इतनी सख्ती से मना भी नहीं किया। बस मुझे कहा कि मैं अभी छोटा हूँ। नहीं पता था कि वो फैसला मेरे लिए क्या लाएगा। हमने 2 साल के लिए अलग होने का वादा किया। अगर 2 साल बाद भी मुझे वो पसंद करता तो हम 2 साल बाद फिर मिलते।
अगर 2 साल बाद भी मुझे वो पसंद करता तो हम साथ होते। उन 2 सालों के दौरान हालांकि हम साथ नहीं रहते थे, फिर भी हम दो नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह रेगुलर कांटेक्ट में रहते थे। अब कोई एज गैप नहीं था, ना ही सिस्टर इन लॉ आइडेंटिटी की कोई पाबंदी थी। जब मुझे बुली किया जाता था, हालांकि वो खुद नहीं आ सकती थी, फिर भी वो मुसीबत संभालने और मेरी हिफाजत के लिए लोगों को भेजती थी। मेरे 18वें बर्थडे तक मैंने उससे फिर से कन्फेस किया, विवियन, मैंने सब सोच लिया है। अब मैं उन चीज़ों से नहीं डरता। मैं अब भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या हम साथ हो सकते हैं? इस बार उसने मना नहीं किया। हमने मिलकर गॉसिप का सामना किया, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने फ्यूचर की तरफ चले। इतना खूबसूरत लेकिन बहुत दूर। उसे वेडिंग ड्रेस पहने हुए देखकर उसका चेहरा खुशी भरी मुस्कुराहट से भरा हुआ। खुशी से मेरी तरफ भागते हुए ताकि मैं उसे एम्ब्रेस कर सकूं, मैंने खुशी से पुकारा, विवियन, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। सपना बहुत खूबसूरत था, इसलिए जब विवियन की आंख खुली तो उसके सामने सिर्फ एक स्टार्क वाइट रूम था और हॉस्पिटल के बेड के पास ध्यान रखने वाला शख्स मिस्टर लेन थे। उनकी आंखों में अब भी एक साफ डिसअपॉइंटमेंट थी। विवियन को जागते हुए देखकर मिस्टर लेन का सस्पेंडेड हार्ट आखिरकार सेटल हुआ। तुम इतनी दूर क्यों भागी और खुद को एक कमरे में बंद करके तब तक पीती रही जब तक तुम बेहोश नहीं हो गई? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें लगातार कॉल किया, हम इस वक्त कितने वरीड थे। उनकी आंखें फिर से लाल हो गईं। तुम मेरी अकेली बेटी हो। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने दरवाज़ा धक्का और चाहे मैंने कितना भी पुकारा, तुम नहीं जागी, मैं कितना टेरिफाइड था। क्या तुम्हें पता है, डॉक्टर ने कहा तुम्हें सिवियर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई है। बस थोड़ी सी देर और तुम्हारी जान खतरे में हो सकती थी। मैं मौत की हद तक डर गया था। विवियन, भले ही तुम अपने बारे में ना सोचो, क्या तुम अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सोच सकती हो? विवियन बहुत देर तक खामोश रही। आखिर में उसने बस धीरे से कहा, सॉरी। विवियन, हमारे साथ घर चलो। अगर तुम कॉनर से शादी नहीं करना चाहती तो हम नहीं करेंगे। अब और हमारे खिलाफ बगावत करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल मत करो, ठीक है? विवियन के होंठ हिले। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने बस कमजोरी से सर हिला दिया। रुकने का क्या मतलब है? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। विवियन बेबसी से बेड पर लेटी रही, कुछ बड़बड़ाती हुई, लेकिन आखिर में उसने बस कमजोरी से सर हिला दिया। रुकने का क्या मतलब है? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। विवियन खामोशी से बेड पर लेटी रही, आईवी ड्रिप को एक एक बूंद गिरते हुए देखती रही। बोतल में बस थोड़ा सा बचा था। मिस्टर लेन ने डॉक्टर से पूछा था। विवियन की हालत अब स्टेबल थी। आईवी खत्म होने के बाद वो ट्रांसफर की प्रोसेस कर सकते थे। इस बार एंकरेज छोड़ने के बाद शायद बहुत वक्त बाद भी वो वापस नहीं आएगी। विवियन को नहीं पता था कि मुझे ये खबर कब मिली। क्या मैं खुश होऊंगा कि विवियन अब मुझसे चिपकी नहीं रहेगी? मुझे सिर्फ विवियन के हेमरेजिंग की वजह से हॉस्पिटल में होने का पता चला। विवियन के न्यूयॉर्क सिटी वापस ट्रांसफर होने के बाद मुझे पता चला कि उस रात पार्टी खत्म होने के बाद विवियन अकेली होटल वापस गई थीं और तब तक पीती रहीं जब तक उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ा। जब मैंने ये खबर सुनी, मैं सुन रह गया। अपने फ़ोन पर असिस्टेंट चेन के भेजे हुए मैसेज को देखते हुए मैं बहुत देर तक खामोश रहा। आखिर में फिर भी पूछा, वो अब कैसी हैं? असिस्टेंट चेन ने बहुत जल्दी जवाब दिया, कुछ सीरियस नहीं है, उसे बस काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो प्लीज़ उन्हें अक्सर याद दिलाते रहना असिस्टेंट चेन कि वो रेस्ट पर ध्यान दें। दूसरी तरफ से डोंट वरी मिस्टर शाओ का मैसेज देखकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तब से मुझे विवियन की तरफ से कोई खबर नहीं मिली। 1 साल बाद फिर से फ्रेशमैन वेलकम का सीज़न था। उस शाम मैंने बस अपना फ़ोन नीचे रखा ही था और रेस्ट करने वाला था, तभी मैसेज की नोटिफिकेशन बजी। उसे खोलकर देखा तो वो यी जी की तरफ से था। इस महीने के आखिर में स्कूल एक वेलकम गाना रखेगा। हर क्लब एक प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। ड्रामा क्लब को किसी की ज़रूरत है परफॉर्म करने के लिए। क्या तुम किसी प्ले में परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर करना चाहते हो? मैंने पहले कभी फॉर्मली एक्टिंग नहीं की थी। पिछले प्रोडक्शंस में मैंने सिर्फ बैकस्टेज काम किया था, कभी कभार छोटे सपोर्टिंग रोल्स निभाते हुए। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे संभाल पाऊंगा या नहीं। यी के इनविटेशन पर मैं तुरंत राजी नहीं हुआ। मैं 1 साल से ड्रामा क्लब में था। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उन कुछ बार के बाद भी मेरा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस अभी भी बिल्कुल ज़ीरो था। थोड़ी ही देर में यी ने फिर से मैसेज किया। क्लब के ज़्यादातर मेंबर्स ने जब पहली बार ज्वाइन किया था तब उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। हर कोई ज़ीरो से शुरू करता है। सब ट्रायल और एरर के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं।
हम सब जीरो से शुरू कर रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके अलावा प्ले के ऑडिशंस होंगे। तुम पहले ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो अगर ये सच में काम नहीं करता। इसे अगली बार के लिए तैयारी समझो। उसका आखिरी मैसेज देखकर मैंने आखिरकार फैसला कर लिया। फिर वोंग और मैं इसे ट्राई करने जाएंगे। अपनी उम्मीद के मुताबिक जवाब मिलने पर ये बहुत अच्छे मूड में थीं। उसने मुझसे थोड़ी और बातें की। फिर देर होते देखकर हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। मैंने धीरे से वोंग के बंक को थपथपाया। वोंग, क्या तुम सो गए हो? वोंग ने नींद भरी आंखें खोलीं। क्या हुआ? उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों इतनी आधी रात को मैं उसे जगा रहा हूं। मैं मुस्कुराया। आज रात सीनियर ने कहा कि महीने के आखिर में एक वेलकम गाला है। ड्रामा क्लब एक प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। क्या तुम ट्राई आउट करना चाहते हो? मेरी बात सुनकर वोंग ने वक्त देखने के लिए अपना फोन ऑन किया। एक पल के लिए खामोश रहा। क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? क्या तुम्हें सच में मुझे अभी जगाना था? सुबह के 1 बज रहे हैं। उसकी गुस्सैल नजर देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर भी पूछा, तो तुम जा रहे हो या नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्या मैं अब सो सकता हूं? वोंग की आवाज में थोड़ी बेबसी थी, लेकिन आखिर में वो राजी हो गया। मैंने आखिरकार वोंग की जान छोड़ी। अगले दिन क्लास के बाद हम दोनों रजिस्टर करने के लिए ड्रामा क्लब गए। जब हम पहुंचे, प्ले अभी अभी डिसाइड हुआ था। चॉइस स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स से एक बहुत क्लासिक एक्सर्प्ट था। शुरुआत में मैंने सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल चुनने का प्लान बनाया था, जिसमें थोड़ा ज्यादा स्टेज टाइम मिले। किसे पता था कि वोंग मुझे पीछे खींचेगा और सीधा मेल लीड के लिए मेरा नाम लिख देगा। फिर सेवन ड्वार्फ्स की लिस्ट में अपना खुद का नाम लिखा, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस बार तुम प्रिंस का रोल करोगे, मैं एक ड्वार्फ का रोल करूंगा। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसकी आंखें चमक रही थी। फिर उसने मुझे अपर क्लासमैन जोंग चिन के पास खींचा। क्या जी भी रजिस्टर करेगी? जोंग चिन और वोंग ने एक दूसरे को देखा। रजिस्ट्रेशन शीट को देखते हुए मेल लीड के स्लॉट में मेरा नाम देखकर उसने तुरंत फीमेल लीड के लिए यी जवी का नाम लिख दिया। अब उसका भी सब अरेंज हो गया है। यी जवी और मैं वहां खड़े रह गए, एक दूसरे को देखते हुए, बिना ये जाने कि क्या कहें। हमारी नजरें हैरान थीं। यी ने मुझे देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि ये सच में अच्छा है। शुरुआत में जब उसने सजेस्ट किया था कि मैं पार्टिसिपेट करूं, वो इसलिए था क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। अब मेल और फीमेल लीड्स का रोल करते हुए उसके पास एक और भी जायज वजह थी। अगर मैं ऑडिशंस पास कर लेता तो फीमेल लीड के तौर पर मेरे साथ परफॉर्म करते हुए जाहिर है हमें अक्सर साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती। पूरे 1 महीने तक यीजी ने हमेशा मेरे साथ प्रैक्टिस की। मुझे कहना पड़ेगा कि मुझ जैसे न्यूकमर के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की मदद ने मुझे बहुत से भटकाओं से बचा लिया। लगभग 1 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद मेरी एक्टिंग स्किल्स भी काफी इंप्रूव हुई। प्ले के लिए ऑफिशियल कास्ट लिस्ट कंफर्म हो गई थी। लिस्ट ज्यादा नहीं बदली, सिर्फ कुछ रोल्स जिनके लिए बहुत से लोगों ने कम्पीट किया था, आखिरकार सही लोगों को चुना गया और बाकियों को निकाल दिया गया। कि ये और मैं लीड्स का रोल करेंगे, इस पर कोई शक नहीं था। वोंग का रोल एक ड्वार्फ से बदलकर इविल क्वीन कर दिया गया। ये सजेशन मेरा था। आखिरकार हमने कहा था कि हम साथ में इंप्रूव करना चाहते हैं, सिर्फ मैं ही इंप्रूव नहीं कर सकता। वोंग ने भी कोई एतराज नहीं किया। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन से 1 दिन पहले उसने मुझसे अपना नाम इविल क्वीन के रोल के लिए बदलवाया। उसने मेरे लिए एक रोल चुना, मैंने भी उसके लिए एक रोल चुना। बहुत बराबरी रही। ऑफिशियल कास्ट तय होने के बाद हमें जल्दी से कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज करने थे। ये पार्ट शुरुआत में जोंग चिन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस वक्त मैंने यी जवी को एक नोटबुक पकड़े हुए देखा, जो मुझसे पूछने आई, क्या ये पार्ट जोंग चिन की जिम्मेदारी नहीं है? ये जवी ये पार्ट क्यों ले रही है? ये जवी के चेहरे पर साफ शर्मिंदगी दिख रही थी। वो क्लब प्रेसिडेंट है और उसके पास संभालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाल ही में ये देखकर कि मैं हमेशा प्रैक्टिस में बिजी रहता हूँ और हर किसी के साथ कांटेक्ट में हूँ, तो उसने ये पार्ट मुझे सौंप दिया। मैंने धीरे से हम किया, उसके हाथों से नोटबुक लेते हुए, वोंग और अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हुए। असल में आमतौर पर प्लेस के लिए सिर्फ सही कॉस्ट्यूम्स रेंट करना ही काफी होता है। हर बार उन्हें कस्टम बनवाना जरूरी नहीं होता। लेकिन लेन कॉर्पोरेशन की तरफ से जनरस स्पॉन्सरशिप के लिए शुक्रिया। मेरे कॉलेज के पूरे 4 सालों के दौरान स्टैनफोर्ड का ड्रामा क्लब अपने बनने से लेकर मेरे ग्रेजुएट होने तक सबसे अमीर क्लब बन गया था। स्टैनफोर्ड के वो 4 साल उसके इतिहास के सबसे अमीर वक्त था। हर कोई देख सकता था कि लेन कॉर्पोरेशन ये मेरे लिए कर रही थी, इसीलिए वो इतने जनरस थे।
उन्होंने इतनी भारी स्पॉन्सरशिप क्यों दी? हालांकि मैंने कभी ये माना नहीं था, लेकिन कभी कभार जब हमारे रिश्ते के बारे में पूछा जाता तो मैं बस ईमानदारी से एक लाइन में जवाब देता, बस घर का एक बड़ा। वेलकम गाला से 2 हफ्ते पहले का वक्त था जब जोंग चिन ने मुझे बताया कि उसने मुझे क्लब का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने का प्लान बनाया है। तो मैं थोड़ा हैरान था। हालांकि मुझे पता था कि प्रेसिडेंट की पोजीशन संभालने वाला शख्स इस साल जरूर बदल जाएगा। आखिरकार अगले सेमेस्टर जोंग चिन एक सीनियर होगी। बहुत मुमकिन है कि वो स्कूल में नहीं रहेगी। अगर वो रुकने का फैसला भी करती तो उसे अपनी स्टडीज और आने वाले इंटर्नशिप पीरियड के लिए ज्यादा वक्त देना पड़ता। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि चुना गया शख्स मैं क्यों था। क्या ये ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगी? मैं पजल्ड था, इसलिए मैंने सीधा पूछा। जोंगचिन हंसते हुए बोली, तुम दोनों सच में सिंक में हो। जब मैंने उससे बात की उसने तुम्हारा नाम नॉमिनेट किया। जब मैंने तुमसे बात की तुमने उसका जिक्र किया। बट इस मामले में मैं योई की थिंकिंग को सपोर्ट करती हूँ। तुम दोनों पहले ही जूनियर्स हो। सीनियर ईयर में तुम ग्रेजुएशन में बिजी हो जाओगे। इस साल टेक ओवर करना सिर्फ अगले साल हैंड ऑफ करने के लिए सच में टू रश्ड है। तुम दोनों बिल्कुल परफेक्टली सूटेड हो। बिसाइड्स, लेन कॉरपोरेशन सच में ये तुम्हारे लिए कर रहा है, इसलिए वो ड्रामा क्लब के सारे एक्सपेंसेस कवर कर रहे हैं। तुम्हारा वो पोजीशन लेना कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। एक्चुअली जब मैंने सुना कि वजह लेन कॉरपोरेशन से जुड़ी है, मैं डिक्लाइन करने वाला था, लेकिन आखिर में मैं जोंगचिन से परसुएड हो गया। अगर मेरा लेन्स के साथ टाइज कट करने का कोई इरादा नहीं था तो वो हेल्प एक्सेप्ट करना जो राइटफुली मेरी ही थी, उसमें गिल्टी फील करने की कोई बात नहीं थी। अगर मैं विवियन को सिर्फ एक एल्डर की तरह भी मेंशन करता तो उसमें कुछ भी अनएक्सेप्टेबल नहीं था। इन दी एंड मैं इसे संभालने के लिए मान गया। बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आधे महीने में होने वाला वेलकम गाला ही था। ये पहली बार था जब मैं स्टेज पर मेन लीड के तौर पर परफॉर्म करने वाला था। ये कहना कि मैं नर्वस नहीं था झूठ होगा। यूई और मैं भी बहुत क्लोज होते गए। बहुत जल्दी गाला का दिन आ गया जब मैंने प्रिंस का फॉर्मल अटायर पहना और स्टेज पर कदम रखा। ऑडियंस की पिछली सीट्स की रो में विवियन वहां बैठी थी। उसकी आंखों में साफ बिविल्डरमेंट दिख रही थी। ये परफॉर्मेंस जोंगचिन ने ड्रामा क्लब की तरफ से लेन कॉरपोरेशन को भेजी थी। ये पहली बार नहीं था जब विवियन ने क्लब को परफॉर्म करते देखा था, या ज्यादा एक्यूरेटली हर बार जब मैं स्टेज पर होता था वो वहां होती थी, लेकिन हर बार वो सिर्फ बैक स्टेज खड़ी होकर खामोशी से देखती थी। इस तरह वो मुझे डिस्ट्रैक्ट किए बिना साफ देख सकती थी। ओनली इस बार मैं मेन लीड रोल प्ले कर रहा था। वो एक बार रियल ऑडियंस मेंबर बनना चाहती थी, सो उसने एक ऐसी सीट चुनी जहां कम ही लोग नोटिस करते। ख्यालों में खोए हुए प्ले उस पार्ट तक पहुंच गया जहां इविल क्वीन स्नो वाइट को ट्रिक से पॉइजन्ड एप्पल खिला देती है। उसे अनकॉन्शियस कर दिया जाता है और 7 ड्वार्फ्स को पता चलता है कि स्नो वाइट फेंट हो चुकी है। सब हार्ट ब्रोकन है। प्रिंस अपने व्हाइट हॉर्स पर इसी वक्त आता है। स्नो वाइट को 7 ड्वार्फ्स से घिरा हुआ देखकर प्रिंस विशिंग ज्वेल निकालता है और सक्सेसफुली स्नो वाइट को रिवाइव करके अपने साथ ले जाता है। इसी मोमेंट पर नरेटर की वॉइस गूंजती है, प्रिंसेस और प्रिंस एक ब्यूटीफुल किंगडम पहुंचते हैं। तब से लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर प्ले एंड्स। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। जब स्टेज कर्टन गिरने वाला था, 7 ड्वार्फ्स ने एक एक स्मॉल बुके लिया और प्रिंसेस को प्रेजेंट किया। जब तक प्रिंसेस ने सारे फ्लावर्स रिसीव किए, वो एक बहुत बड़ा बुके बन चुका था। ये जाओई की आंखों में शायद ही कभी नर्वसनेस की झलक दिखती थी। उसने वो बुके मेरे सामने किया। स्नो वाइट प्रिंस के साथ जाकर उसकी प्रिंसेस बनने के लिए राजी हो गई। सो शाओ ईखन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो? इस अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन ने पूरे ऑडिटोरियम में शोर मचा दिया और फिर चीयर्स बढ़ने लगे। से यस, से यस। स्टेज पर ड्वार्फ्स प्ले करने वाले सातों लोग ये जाओबी और मेरे साथ गोल चक्कर लगाने लगे। जब स्टेज कर्टन पूरी तरह गिर गया, मेरा आंसर अब भी उस माइक्रोफोन से गूंजा जो अभी तक हटाया नहीं गया था। मैं राजी हूँ। ऑडियंस सीटिंग में कई रोज दूर विवियन वहां रुकी रही और बंद होते हुए स्टेज कर्टन को देखती रही जिसने उन लोगों की फिगर्स को छुपा दिया था। उस फाइनल मोमेंट में उसे ऐसा लगा जैसे मैंने एक बार उसकी डायरेक्शन में देखा था, जो इतना डिस्टेंट और अनरीचेबल था। द एंड।